नमस्कार साथियों, मैं सोनू गुरु अपने YouTube चैनल गुरु अकादमी में फिर आपका स्वागत करता हूं। और जो साथी अभी तक मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 8887629140 पर SMS करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज बायोलॉजी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, मेरे साथ तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न देखिए सभी लोग बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है कि ईस्ट में कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन लिखे हुए हैं भैया कि बी, सी, ए, डी। तो समझिए जरा, ईस्ट जो होता है जिसको आम तौर पर हम लोग खमीर भी कहते हैं, खमीर, और इसमें विटामिन बी पाया जाता है। क्लियर है भाई, विटामिन बी। ईस्ट के बारे में एक और बात जान लें कि किण्वन की क्रिया है, या आप जानते हैं अल्कोहल निर्माण में, शराब उद्योग में ईस्ट का या खमीर का प्रयोग किया जाता है। और ईस्ट से विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन बी1 का नाम थायमीन है, कंफ्यूजन आप दूर रखना। विटामिन बी तो कई विटामिन का समूह है, तो विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ईस्ट में विटामिन बी होता है, लेकिन ईस्ट में विटामिन बी के कई भाग होते हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, लेकिन ईस्ट में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। ये याद रखना, विटामिन बी तो पाया जाता है, विटामिन बी का B1 पाया जाता है, B2 होता है, B3 होता है, लेकिन विटामिन बी का जो 12वां हिस्सा है B12 जिसको बोलते हैं, जिसको साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, ये वाला नहीं पाया जाता है। ईस्ट का प्रयोग या खमीर का प्रयोग करते हैं हम शराब उद्योग में या किण्वन की क्रिया में। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एंथ्रेक्स के लिए टीका किसने खोजा था। एंथ्रेक्स के लिए टीका किसने खोजा था। पहला ऑप्शन एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच और फंक। तो एंथ्रेक्स एक रोग होता है, और यह रोग साथियों जानवर में होता है। जानवर मतलब गाय, भैंस, इन जानवरों में रोग होता है। ठीक, और कलचिन, ओके, ठीक, गाय और भैंस में रोग होता है। इसका टीका जो खोजा था भैया वो लुई पास्चर ने खोजा था। किसने? लुई पास्चर ने। पहले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि जानवर में यानी गाय और भैंसों में होने वाला रोग कौन सा है, तो एंथ्रेक्स रोग है। और एंथ्रेक्स रोग का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था। क्लियर रहेगा भैया। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? हैजा का टीका बनाया था, हैजा का। फंक ने विटामिन की खोज की थी। एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम भी कर दे रहे। और एडवर्ड जेनर ने अलग टीका खोजा था। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा लुई पास्चर। एक बार और याद रखना, जो लुई पास्चर हैं, लुई पास्चर ने रेबीज का भी टीका खोजा था। रेबीज तो जानते हो, कुत्ता जब काट लेता है तो रेबीज नामक बीमारी होती है। और रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रेबीज नामक बीमारी में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। और फोबिया माने होता है डर, और डर लगता है पानी से, तो पानी को हो जाता है हाइड्रो, तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा लुई पास्चर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन लिखा है थायरोक्सिन, पैराथार्मोन्स, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन। तो इसका आंसर होगा भैया पैराथार्मोन्स। पैराथार्मोन्स हार्मोन्स जो होता है वो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित रखने वाला हार्मोन्स है। और यह पैराथार्मोन्स हार्मोन्स जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि, ये याद रखना भैया। ठीक, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन्स क्या करता है? कैल्शियम स्तर को नियंत्रित रखता है, जिससे हमारे दांत हैं, हमारी हड्डियां हैं, वो मजबूत बनी रहती हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन भाई। इंसुलिन अलग हार्मोन्स है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे निकलता है। थायरॉक्सिन अलग हार्मोन्स है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है।
क्लियर है भाई। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, आयोडीन का संश्लेषण करता है। इससे क्या होता है कि हमें घेंगा रोग नहीं होता है। आप क्लियर है भाई। और जब हम लोगों की थायराइड ग्रंथि फूल जाती तो इसी को घेंगा रोग कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित रखने वाला हार्मोन्स जो है वो पैराथार्मोन्स है। ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है और इसी हार्मोन्स की वजह से हमारे दांत हैं, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। खाने योग्य कवक कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है एगेरिकस, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है म्यूकर और चौथा कोई नहीं। तो खाने योग्य कवक कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा एगेरिकस। एगेरिकस को हम लोग आमतौर पर मशरूम के नाम से भी जानते हैं। मशरूम तो खाई जाती है ना भाई, तो इसी को हम लोग एगेरिकस भी कहते हैं। तो खाने योग्य कवक पूछा जाए तो एगेरिकस, और एगेरिकस पाया जाता है अधिकतम मात्रा होती है मशरूम में। क्लियर? इसमें कोई ज्यादा समझाना भी नहीं है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर है 5 कि विल्सन रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर, जिंक, आयोडीन और सोडियम। तो विल्सन रोग होता है साथियों जब लीवर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है। जब लीवर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है, लीवर में, ध्यान रखना, तो व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? विल्सन नामक रोग होता है। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, इसके ऑप्शन और देख लीजिए। जिंक, जिंक का शरीर में क्या काम है? हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का संश्लेषण होता है वो जिंक के द्वारा होता है। पौधों में भी हार्मोन्स का संश्लेषण जिंक के द्वारा होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, हम खेतों में जिंक डालते हैं। जिंक बहुत ही अनिवार्य तत्व होता है और जिंक क्या करता है? हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। हार्मोन्स का, ठीक भाई, हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से आप जानते हैं घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग, ये फूल जाता है हिस्सा। सोडियम, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रक्त में जब सोडियम की कमी होती है तो हमको प्यास लगती है, और सोडियम की कमी से ही मांसपेशियों में ऐंठन और होती है। मांसपेशियों कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ा ऐंठन जैसी होती है, दर्द, तनाव जैसा होता है, खिंचाव जैसा, तो वो सोडियम की कमी की वजह से होता है। तो फिर सुन लीजिए, विल्सन रोग होता है कॉपर की अधिकता से, और विल्सन रोग कहां होता है? लीवर से। ठीक, इसके बाद जिंक क्या करता है? शरीर में हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, पौधे में भी हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और रक्त में जब सोडियम की कमी होती तो प्यास लगती है और मांसपेशियों में ऐंठन होती है। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का रंग निर्भर करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न भैया, आ जाओ देखो। मानव त्वचा का रंग निर्भर करता है मेलेनिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या कोई नहीं। तो हमारी त्वचा का जो रंग है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है। तो त्वचा का रंग भैया मेरे मेलेनिन पर निर्भर करता है। मेलेनिन नामक एक वर्णक होता है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात और सुन लो, ये जो तिल हमारे शरीर में आपने देखोगे जगह जगह तिल होते हैं, चेहरा पे है या मान लीजिए हाथ पैर में है, तो वो तिल जो होता है वो साइंस की दृष्टि से वहां पर मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अगर शरीर में मेलेनिन की मात्रा अधिक होगी तो व्यक्ति उतना ही सांवला और काला होता चला जाएगा। मेलेनिन का काम एक और होता है बॉडी में, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी त्वचा की या हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, परावैंगनिक किरणों से भी मेलेनिन हमारी रक्षा करता है, और साथ में त्वचा को रंग भी प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा पहला वाला। क्लोरोफिल तो आप जानते हैं, क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, इसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में लिखा हुआ कि मैंडिबल हड्डी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंडिबल हड्डी के बारे में कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि चेहरा की सबसे मजबूत हड्डी है, राइट बात है। जो मैंडिबल हड्डी होती है इसको हम निचले जबड़े की हड्डी भी कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, निचले जबड़े की हड्डी कहते हैं, ये वाला नीचे वाला हिस्सा। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि चेहरा की सबसे मजबूत हड्डी है, शरीर की नहीं है, चेहरा की है। ठीक,
दूसरा ऑप्शन है कि चेहरा की सबसे बड़ी हड्डी है, ए भी राइट आंसर है। तीसरा है एक गतिशील हड्डी है, ए भी सही है। तीनों के तीनों सही हैं। अब इसके बारे में व्याख्या सुन लो। जो मैंडिबल हड्डी होती है चेहरा की सबसे मजबूत हड्डी होती है, साथ में चेहरा की सबसे बड़ी हड्डी होती है और चेहरा की एकमात्र चल हड्डी होती है, नहीं जो चलती है, गति करती है। इसी हड्डी को हम लोग निचले जबड़े की हड्डी भी कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी होगा। इसमें चारों के चारों कथन सत्य हैं। अगला आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर का जो रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, पहला ऑप्शन दिया है थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल या थाइमस। तो इसका आंसर होगा भैया एडिनल ग्रंथि। ठीक, जो एडिनल ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप, उसको नियंत्रित करती है। अब एडिनल ग्रंथि को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। वृक्क माने होता है किडनी। एक ग्रंथि जो होती है, जो किडनी होती है हमारी, किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। तो इस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि स्थित होती है और यही ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर का रक्तचाप नियंत्रित करती है। क्लियर रहेगा क्वेश्चन? अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पर। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम, बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन है H1N1, H5N1, H1N5, H5N5। इसी प्रकार से ऑप्शन परीक्षा में भी आते हैं। तो स्वाइन फ्लू के बारे में पहले समझें, फिर इसका आंसर देखें। स्वाइन फ्लू जो है वो सुअर के द्वारा फैलती है। सुअर तो वैसे भी काफी लोग हैं सुअर के द्वारा फैलती है। अब इसके बारे में समझ लें। स्वाइन फ्लू जो एक वायरस जनित बीमारी है, इसके वायरस का नाम है H5N1, H5N1। दूसरी बात, मैंने जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ कि H1N1, ये बीमारी जो है, इसके वायरस, ये जो बीमारी है ये बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू, और ये बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है। H1N1 बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है, जबकि H5N1 स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है। बर्ड फ्लू आपको याद होगा कि अफ्रीका में बहुत साल पहले स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, इस प्रकार की तमाम बीमारियां आई थी। तो ये सब अफ्रीका से चली थी बीमारियां, और बर्ड फ्लू फैली थी मुर्गियों से। तो उसी दौरान क्या हुआ था, तमाम बड़ी मात्रा में मुर्गा और मुर्गी मारे गए थे। ठीक, और ये वाला जो बीमारी फैला था स्वाइन फ्लू, ये सुअर से फैला था। ओके, तो सुअर से बच के रहे, जिंदगी में भी वैसे भी कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? ये भी बढ़िया प्रश्न है भाई। विटामिन घाव भरने में सहायक है। विटामिन ई, सी, ए और डी। तो इसका आंसर होगा भैया विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे विटामिन सी आपको नींबू में पाया जाता है और हमारे कहीं चोट लगी हो उसमें आप जाके नींबू निचोड़ दें और विटामिन सी कह दें आपकी नहीं वो तो घाव भरने में सहायक था, तो ऐसा नहीं होता, उसका अलग प्रोसेस है। इस प्रश्न का आंसर विटामिन सी, तो इसका गलत लॉजिक मत लेना। ठीक, अब विटामिन सी के बारे में एक बात और जान लो। विटामिन सी एक तो घाव बनने में सहायक हो गया। दूसरी बात है विटामिन सी का रासायनिक नाम सबको मालूम होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एक और इसका प्रमुख स्रोत होता है भैया कौन? आंवला। एक प्रश्न घुमा के और आया था, एक बार घुमा के आया था कि आंवला का रासायनिक, आंवला में कौन सा अम्ल होता है। अब लोग चक्कर में पड़ गए, तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड यही है विटामिन। ठीक, क्लियर है भाई। साथ में विटामिन सी जो होता है, बी और सी दो विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसी वजह से बी और सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इसी वजह से खाना पकाते समय सबसे पहले विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं। भाई सीधी बात है यार, जब जल में घुलनशील होंगे तो जब हम खाना पकाते हैं तो सबसे पहले विटामिन बी और सी ही नष्ट हो जाते हैं। साथ में विटामिन सी जो है वो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। जैसे मांसाहारी भोजन समझ गए आप, मीट वगैरह, इस वजह से नहीं पाया जाता कि बॉडी में कलेक्ट नहीं हो पाता है। वो भाई जल में घुलनशील है तो वो शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो ये थे आज के सबसे बढ़िया 10 प्रश्न।
अगले वीडियो में मैं फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन बताऊंगा। साथ में अगर कोई वीडियो में नया नया स्टार्ट किया है, कोई कमी हुआ करे तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें। ओके साथियों, जय हिंद।